शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और अस्तित्व की असल रीढ़ दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, जिसमें एक है पर्यटन और दूसरा है तीर्थाटन। हर साल आने वाले करोड़ों पर्यटक होटल, होमस्टे और गाइड और टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लाखों परिवारों का पेट पालते हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार के बेहतर कार्यों का ही नतीजा है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो कांग्रेस को आखिरकार इससे दिक्कत क्या है, सवाल क्यों है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। तो वर्ष 2025 में 6.03 करोड़ पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 2024 में ये संख्या 5.95 करोड़ थी। 2023 में भी ये संख्या 5.96 करोड़ थी। 2022 में 5.39 करोड़ और 2021 में 2 करोड़ के आसपास ये संख्या रही। 2019 की बात कर ली जाए तो 4 करोड़ के लगभग ये संख्या रही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस ग्राफ को तो ये साल दर साल बढ़ा है और कुल मिलाकर जो अभी तस्वीरें स्पष्ट हो पाई हैं उसके जरिए कहा जा रहा है कि एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और जब से धामी सरकार सत्ता में आई है तब से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। यानी कि जो मौजूदा व्यवसाय करने वाले वहां लोग हैं, कारोबारी हैं और जो कि पर्यटकों के ऊपर निर्भर करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था उन पर निर्भर करती है, पूरे उत्तराखंड की जिसे कहते हैं आर्थिक रीढ़ पर्यटन जो हमारे क्षेत्र हैं, तीर्थाटन है, उसके जरिए यहां पर इजाफा हुआ है और ये एक तौर पर उपलब्धि देखी जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि धामी द्वारा ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जिसको लेकर अब फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ आरोप तो दूसरी तरफ प्रत्यारोप, लगातार दौर जारी है। लेकिन आखिरकार इसी बीच ये चर्चा क्यों गरमाने लगी है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी बेश वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और संजीव वर्मा जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। धामी सरकार की फेयर लिस्ट में एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मंत्रीगण, नेता इस बात से धामी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो अवसर मिला, एक और उपलब्धि इसमें शामिल हुई जब धामी सरकार ने पर्यटकों की संख्या में इजाफा किया, क्योंकि नए कीर्तिमान स्थापित हुए, रोजगार स्थापित हुआ और ऐसे तमाम धार्मिक स्थल हैं जिनको पूरी तरह से विकसित करने की कोशिश की गई। किस तरीके से देख रहे हैं? निशी जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बोला था कि विजन 2025 यानी कि 2025 में हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, उसी दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। विकास का जो एजेंडा, उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ कदम ताल कर रहे हैं और विकास ही हमारा एजेंडा है, विकास ही हमारा मोटो है, विकास ही हमारी नीति है, विकास ही हमारी नियत है। और एक साफ नियत के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जिस प्रकार से हम लोग लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसी का एक सत्परिणाम है कि पर्यटन की दिशा में उत्तराखंड ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, जहां एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 6 करोड़ के आंकड़े को भी ये पार कर गया है। और सीधा सीधा आप देखें तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा वर्ग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्यटन से जुड़ा हुआ है। हम चाहे चारधाम यात्रा के पर्यटन की बात करें, चाहे हम अन्य पर्यटन की बात करें, तो एक तरह से लाइफलाइन का काम करता है, हमारे स्टेट जीडीपी को बढ़ाने का काम करता है। प्रति व्यक्ति आय इसके ऊपर पूरी तरह निर्भर रहती है। और जिस प्रकार से अभी जो हमारा केंद्रीय बजट आया है, उसमें भी जो ट्रैकिंग को एक विशेष उसमें सुविधाएं देने का बात हुई है। और उसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय हमारी वित्त मंत्री जी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के रोजगार स्वरोजगार में वृद्धि के लिए एक शानदार कदम जो उठाया है। और लगातार देखिए, जब पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा आएंगे
तो रोजगार के साधन संसाधन भी यहाँ पर लगातार बढ़ेंगे, स्वरोजगार के साधन संसाधन भी बढ़ेंगे, यहाँ पर स्टेट जीडीपी भी बढ़ेगी और उसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। नए नए कनेक्टिविटीज के साधन संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं और जिस प्रकार से उत्तराखंड आज की तारीख में 2 लाख करोड़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजनाएं यहाँ केंद्र शासित और राज्य की गतिमान है, उससे मैं सोचता हूँ पर्यटन और भी ज्यादा बलियों छलांग लगाने की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कनेक्टिविटी में हम रोड की बात करें, रेल की बात करें और एयर की बात करें, जो नए नए डेस्टिनेशन को डायरेक्टली हवाई सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, और जो हमारा जोलीग्रांट एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल, एक मिनट जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उसमें उन्नत किया जा रहा है। और जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड नंबर 1 की जो लगातार छलांग में है, हर चीज में उत्तराखंड नंबर 1, चाहे हम पर्यटन की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, 26,000 सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, कठोर धर्मांतरण लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, कठोर नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, अतिक्रमण के ऊपर कठोर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, और उत्तराखंड के प्रत्येक 32 लाख परिवारों को आयुष्मान में कवर करने वाला उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य, और तमाम यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य। तो लगातार संजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि हर क्षेत्र में सरकार की ओर से प्रदेश नंबर 1 स्टैंड कर रहा है, लेकिन अगर पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा हमारी प्राथमिकता बनती है। उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा कितनी बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर आप हर चीज में नंबर 1 है लेकिन सुरक्षा में नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, आती हूँ आपके पास। आशीष जी, इसी पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, आऊंगी आपके पास, आपको समय दिया मैंने पर्याप्त। मैं आती हूँ, पहले आशीष जी से कमेंट ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर क्षेत्र में सरकार की ओर से प्रदेश नंबर, आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लेकिन संख्या में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो आशीष जी से एक बार और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी लक्ष्मी जी, और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार जिस तरीके से संख्याओं की बात की जाती है, आंकड़ों पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है कि इस वर्ष इतने आंकड़ा बढ़ा, तो इस वर्ष इतना आंकड़ा बढ़ा, और जाकर अब 2025 का आंकड़ा देखें तो अब ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि सरकार का सिर्फ और सिर्फ क्या आंकड़ों पर विशेष ध्यान नहीं मिल पा रही है? नहीं निश्चित, देखिए 6 करोड़ पर्यटकों का आंकड़ा वाकई में सरकार की उपलब्धि जरूर है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड जो है इस भीड़ को संभाल पाएगा? हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि संसाधन तो उतने ही हैं जितने थे, और पर्यटक हमारे इतना बोझ पर्यटकों का बढ़ रहा है उत्तराखंड में। तो सबसे पहले तो यही है कि धीरे धीरे अगर हम इस चीज़ को देखें तो कितनी अव्यवस्थाएं भी अगर हम पर्यटकों के साथ देखते हैं, तो हमारे 4 धामों में देख लो, पार्किंग की देख लो, कूड़ा कचरा वो इतना गंदगी करके जाते हैं। उस हिसाब से अगर हम 5 साल की बात करें तो हमारा वातावरण जो आज है, और इतनी ही भीड़ हुई, आज ये 6 करोड़ है, दूसरे अगले साल इससे बढ़ेगा, अगले साल इससे बढ़ेगा। अगर हम 5 साल का भी लगाए तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या 5 साल बाद होगी जिस हिसाब से पर्यटक? तो पर्यटकों का मैं समझती हूँ कि आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अगर हमारी प्रदेश की स्थिति क्या होगी? और इतना जो एक उपलब्धि हम लोग मान रहे हैं, इतना पेड़ों का कटान हो रहा है, इतना पर्यटकों का आना जाना हो रहा है, इतनी गंदगी वहां पे फैल रही है, 4 धामों की स्थिति आप देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी सोचनीय विषय है कि हमारा माहौल किस तरीके से हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। प्रकृति क्या बरसात में आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से बरसात में लोगों की स्थिति, जो पर्यटक तो अपना आया सीजन में घूम के चला गया, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको उसके बाद कितना कुछ झेलना पड़ता है, ये भी मैं समझती हूँ सरकार को ही सोचना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी जी, यहाँ आपने बहुत अच्छी बात करी कि सरकार को इस ओर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि हम यात्रियों को बुला तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा पहाड़ और हमारा उत्तराखंड उनकी क्षमता को झेलने लायक है भी या फिर नहीं?
क्योंकि इस और भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पर्यटक आ रहे हैं तो कूड़ा कचरा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, पॉल्यूशन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जब पर्यटक आएंगे तो सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए सरकार को ठोस योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो पेड़ों का कटान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा और बहुत सारी चीजें परत दर परत खुलती जाएंगी। आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपने मेरा सवाल सुना होगा, मैं चाहूंगी कि आप उस पर कमेंट दीजिए। देखिए, दो चीजें आज की डिबेट का मुख्य हिस्सा है। नंबर एक, पर्यटकों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने पीठ थपथपाने का काम कर रही है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है। हमारी चिंताएं दूसरी हैं। कुछ चिंताएं जो अभी इन्होंने बताई कि पर्यावरण को लेकर भी जो खतरा है और व्यवस्थाओं को लेकर जो खर्चा है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार को करोड़ों रुपए उन व्यवस्थाओं पर खर्च करने पड़ रहे हैं। तो हमारी दो चीजें हैं जिनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। अभी भाजपा की जो प्रवक्ताओं का आपने प्रोमो में दिखाया, उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए यात्री शेड से लेकर तमाम सुविधाओं के लिए कुछ केंद्रों की स्थापना की जाएगी, यानी अभी तक की नहीं गई है। पहली बात तो बीजेपी को ये मान लेना चाहिए कि चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ की धार्मिक यात्रा हो या फिर यहाँ पर पर्यटकों के लिए नैनीताल और मसूरी जैसी जगह हो, ये अनेक वर्षों से चलती आ रही है और अनवरत चलती जा रही है। यात्रियों के पास जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे तो वो यहाँ पर आने का जो उनका काम है वो और अधिक बढ़ने का काम करेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कोई पॉलिसी बनाई और ना ही इसके लिए यात्रा के लिए कोई विशेष बजट रख का प्रावधान किया है, यानी ना तो इनका कोई योगदान है और ना ही ये कोई विशेष प्रयास करने जा रहे हैं। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि यात्रियों के लिए जो खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल जो स्थानीय लोग खोल रहे हैं, उनको जिस फाइनेंस की और जिस एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत है, राज्य सरकार ने उसके लिए कोई ट्रेनिंग का काम अभी तक नहीं किया है। हमारे राज्य में जो होटल्स खुले हुए हैं, मैक्सिमम होटल्स के अंदर कुछ सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। कुछ कानून है, जैसे वेंटिलेशन का है, गाड़ियों की पार्किंग का है, और अलग अलग क्योंकि राज्यों के यात्री आएंगे तो उनके लिए उनके अनुसार, उनके स्वाद के अनुसार भोजन बनाने के लिए जो विशेष ट्रेनिंग सेंटर और होटल मैनेजमेंट कॉलेज खोले जाने थे, वो काम अभी सरकार ने उतने प्रगति से नहीं किया है। दूसरा, प्रशिक्षण का कार्य। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुआ करती थी, आजकल वो पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन उसके अंदर ये काम ये किया जा सकता था। दूसरा, राज्य में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है होटल्स में या ट्रांसपोर्टेशन में, जब आपदा आती है तो उनको किस तरीके से कंपनसेट करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता को ये चीजें बतानी चाहिए, बजाय इसके कि वो मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगे। अब एक तीसरा, एक सबसे बड़ा विषय है कि जब दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं और उनकी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो उनका रेगुलेशन टाइम से हो। यात्रा का रेगुलेशन करने के लिए पिछले साल आपके ही चैनल पर बहस हुई थी कि एक सॉफ्टवेयर लाया जा रहा था जिससे यात्रियों को हम उससे उनको मोबिलाइज करने में और उनकी लोकेशन जानकर उनकी समस्याओं को समझने में या उनकी एक तरफा एक जगह पर भीड़ बढ़े उसको रोकने में काम कर सकते थे। आज तक उस सॉफ्टवेयर का ये पता नहीं है कि वो कहाँ गया है। तो हमारा सवाल केवल और यही है, और इस सरकार से हमारा एक सवाल यही है कि ये सरकार ये बताए कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, आपके ही अधिकारी आपको बता रहे हैं, तो आपने उस अनुसार जो मैंने सवाल किए या उससे अलग भी उन सुविधाओं को मैनेज करने के लिए क्या काम किया है, कितना बजट जारी किया और कितना काम उसमें आप कर पाए हैं। ये सवाल के जवाब होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी पीठ थपथपाएं कि यात्री बढ़ रहे हैं। यात्रियों का बढ़ना आपकी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसी पर मैं उमा सिसोदिया जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। क्या आप भी कांग्रेस पार्टी के नेता की बात से सहमति रखती हैं कि देखिए पर्यटकों की संख्या को हम लोग एक तरफ उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा कितना ज्यादा सुरक्षित है प्रदेश के लिए? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से समाज में बदलाव हो रहे हैं कि अब लोग घूमना फिरना पर्यटन करना बहुत मैंडेटरी सा हो गया कि साल में एक बार तो जाना ही है। हम लोग अपने बचपन में जब होते थे तो हमारा पर्यटन हमारे नाना नानी के यहाँ हो जाता था या ताऊ जी ताई जी के यहाँ चले गए, हमारा पर्यटन हो गया। लेकिन अब उस तरह का नहीं रहा। अब लोग फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, ये अच्छी बात भी है, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ रहा है, क्या हम यात्रियों की सुरक्षा और
यात्रियों को सुविधाएं देने में कामयाब है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय है। मेरी बहन लक्ष्मी जी ने बहुत सारे पॉइंट रखे, मैं उनको दोहराऊंगी नहीं, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। एक सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र हमारे यहाँ मसूरी है और एक नैनीताल है। आप बता दीजिए मसूरी में गर्मियों में छोड़िए 2400 घंटे 12 महीने ट्रैफिक जाम की क्या स्थिति रहती है। एक बर्फ वहां पर पड़ती है, उसके बाद जो भयानक ट्रैफिक जाम होता है उससे पर्यटक भी परेशान, हम देहरादून वाले भी परेशान और मसूरी वाले भी परेशान, क्योंकि उन तक पर्यटन पहुंचता नहीं है और वो लोग अपनी सारी जो भी वहाँ पे जो होटल कारोबारी हैं, जो रेस्टोरेंट कारोबारी हैं, वो सही तरीके से पर्यटकों को सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। उनकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है क्योंकि पर्यटक पहुंचा ही नहीं वहां ऊपर तक। तो ये, और हम लोग सालों से देख रहे हैं कि मसूरी में बातें बहुत होती हैं कि हम यहाँ पर पार्किंग बनाएंगे, हम यहाँ पर पार्किंग करेंगे, लेकिन आज तक देखिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग सरकार में नहीं है पिछले 7-8 सालों से, लेकिन धामी सरकार तो है। हम मसूरी और नैनीताल में ही पर्यटकों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बाकी जगह की जो पर्यटन स्थल है उनकी हम क्या बात करें। ये वो 2 पर्यटक स्थल हैं जिसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, जिनको पता है कि और पर्यटकों का नाम ना सुना हो, स्थलों का नाम ना सुना हो, लेकिन नैनीताल और मसूरी हर व्यक्ति का सपना होता है कि हम अपनी जिंदगी में एक बार नैनीताल तो जरूर घूम कर आएंगे। और हमें वहां पर जाएं और वहां पर हमें गाड़ी की पार्किंग तक सही तरीके से ना मिल पाए, बाकी खाना पीना, होटलों के किराए, ये सब तो बहुत सेकेंडरी चीज है। पर्यटक पहले पहुंचे तो सही वहां पे इज्जत के साथ, कि उसको एक सही जगह पार्किंग मिल जाए और उसके बाद फिर वो आगे जाए। सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप आने वाले पर्यटकों को एक पार्किंग दिलवा दीजिए। उतनी ही सरकार पूरा करने में अब तक कामयाब नहीं हुई है, जबकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार जितने हमारे यहाँ पर लोग आते हैं, उस पूरे जो इतनी बड़ी जो जनसंख्या आ रही है उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सुविधाएं दे रहे हैं। पर्यटक जो है वापस जब जाएं तो उत्तराखंड के बारे में एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक लेकर जाएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत नेगेटिव फीडबैक के साथ लोग यहाँ पर जाते हैं कि अरे भाई वहाँ मसूरी गए थे, वहाँ पे तो कुछ ठीक नहीं मिला, वहाँ पे तो हम जाम में फंसे रह संजीव जी गए। कह रहे हैं कि यहाँ से जब पर्यटक पहुंच रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, तो एक अच्छे फीडबैक के साथ जा रहे हैं। सरकार को भी एक अच्छा फीडबैक दिया जा रहा है कि अब बहुत अच्छी तरीके से पर्यटन स्थलों का विस्तार हो चुका है। तीर्थाटन पर्यटन पर विशेष फोकस सरकार कर रही है, विकास हो रहा है। चीज रखी है सिर्फ जाम की व्यवस्था में, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली ही नहीं है, सिर्फ एक जाम ही हम लोग नहीं करवा पा रहे, पार्किंग तक हम नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी चीज तो रहने दीजिए। यही एक अपने आप में प्रमुख समस्या भी बन जाती है, क्योंकि एक तरफ हम पर्यटकों को बुला रहे हैं, लेकिन हम उन पर्यटकों की सुरक्षा, उनकी व्यवस्थाओं के लिए कर क्या रहे हैं, इस ओर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। हमारे को जो अर्थव्यवस्था मिल रही है, हमारे को जो पैसा मिल रहा है, आखिरकार उसका इस्तेमाल किस तौर पर हो रहा है, ये भी देखने वाला विषय है। इसी पर मैं कमेंट लेना चाहूंगी राकेश जी आपसे कि आप क्या समझ रहे हैं कि वर्षवार जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, प्रदेश के लिए कितना अच्छा है, कितना गलत? देखिए, जो हमारे विद्वान जन यहाँ बैठे हैं, लोगों ने जो भी बातें कही हैं, इसमें कुछ तथ्य, जैसे सैनी जी के तथ्य हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रशिक्षण के लिए, भोजन व्यवस्था में जो पाक कला से निपुण होने के लिए, इन सब चीज़ों की तो आवश्यकता है ही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको मैं प्रकृति जन्य मानता हूं, कि प्रकृति इतनी तेजी से, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई। अब पिछले साल अयोध्या का ही डाटा आया है तो 22 करोड़ लोग वहां गए हैं। इस बार मौनी अमावस्या का जो डाटा है उसमें 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया है एक ही दिन में। तो उनकी तुलना में तो आपका पर्यटन कुछ भी नहीं। ये पहाड़ों में जो आने का पर्यटन है, हमारे यहाँ इतने उद्योग लगे हैं, रुद्रपुर का हो, हरिद्वार का हो, सेलाकुई का हो, सितारगंज का हो, रुड़की का हो, इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं कि यहाँ आमदरफ्त तो बना ही रहता है, पूरे देश से लोग आते हैं। तो ये कहना कि 9 करोड़ लोग यहाँ पर्यटन करने आए हैं, ये मुझे थोड़ा सा बहुत ठीक नहीं लगता। क्योंकि अगर एक दिन में संगम स्नान में 3 करोड़ लोग जा सकते हैं, 22 करोड़ लोग अयोध्या में स्नान करने, दर्शन करने पहुंच सकते हैं, तो उनकी तुलना में तो 9 करोड़ लोग अगर हमारे प्रदेश में आए हैं पूरे साल, 6 करोड़ जी, 6 करोड़ अगर पूरे प्रदेश में आए हैं, तो इसका मतलब हम कहीं पीछे रह गए। इसकी संख्या और होनी चाहिए। इतने उद्योगों को हम लोग संचालित करते हैं, 2 मेजर सिटीज पास में हैं, तो इनकी संख्या और होनी चाहिए। अब क्या कारण है कि पर्यटकों की संख्या कम हुई है, कम आ रहे हैं और राज्यों की अपेक्षा? इस पे ध्यान देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 60 रुपए में हम पराठा बेचते हैं वो भी कारण हो सकता है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक टैक्सी लेते हैं तो उसका मनमाना रेट जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे होटल्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो मनमाना रेट सीजनों में वसूलते हैं। तो सरकार को ये बातें कहने से बेहतर है कि अपने प्रदेश की पर्यटन क्षमता को और बढ़ाया जाए। 150 करोड़ का भारत है, अगर 150 करोड़ में आप 6 करोड़ में संतुष्ट है तो वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। एक दिन में अगर मौनी अमावस्या में 3 करोड़ लोग डुबकी लगा सकते हैं, एक साल में 22 करोड़ लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं, तो हरिद्वार जैसे पुण्य तीर्थ में जो सतयुग से पुण्य तीर्थ रहा है, अगर वहां 6 करोड़ लोग आए हैं तो मैं मानता हूं ये नाकाफी है। जबकि हम इतने उद्योगों को ऑपरेट करते हैं, इतना लोगों का आना जाना है यहाँ पे, और 2-2, 3-3 मेजर सिटीज हमारे आसपास में हैं, और उसमें केवल हम 6 करोड़ लोगों की गणना करके अगर अपनी पीठ थपथपाते हैं तो भैया लेकिन राम। अभी हम 6 करोड़ लोगों के आने पर ही इस तरीके की अव्यवस्था देखते हैं। मिश्रा जी, और आपने जिस तरीके से इस बात को कहा कि ये संख्या भी कम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी और मेरा सवाल भी सीधा यही रहेगा कि आखिरकार क्या 6 करोड़ की जो आबादी पर्यटकों के तौर पर उत्तराखंड में आ रही है, इसको झेलने की क्षमता, और इसको जब झेलने की क्षमता की बात आती है तो अव्यवस्था हम लोग पहाड़ों में देखते हैं, ट्रैफिक की समस्या और स्वच्छता पर सवाल उठते हैं, मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर 6 करोड़ से अधिक की संख्या में यहाँ यात्री पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे एक साल में, तो क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे पहाड़ इन्हें झेल पाएंगे? वो सारी व्यवस्था है सरकार के पास? आपकी बात में ही जवाब छुपा हुआ है। आप कह रहे हो कि 6 करोड़ लोग आते हैं और उसमें हमारी सांसें फूल जाती हैं, फिर सरकार पीठ क्यों थपथपा रही है? इसका मतलब हम झेल नहीं पा रहे। आप हरिद्वार गंगा, अभी पूर्णमासी को मैं स्नान करने गया, वहां अपनी गाड़ी लगाने के लिए 200 रुपए दिए। आप तीर्थ क्षेत्र में बैठे हो, 160 रुपए पार्किंग का चार्ज है। आप क्या सुविधा दे रहे हो पर्यटकों? आप कहीं जाके धर्मशाला में रुक रहे हो और आप कह रहे हो कि आप तीर्थ क्षेत्र में बैठे हो। कोई भी रूम आप किसी के पास लेने जाते हो, अगर 1000 रुपए का है, 60 रुपए का आपको अगर एक आलू का पराठा खाना है तो हरिद्वार में आपको मिलेगा। आप क्या सुविधा दे रहे हो? और पीठे थपथपा रहे हो, और आप ही कह रहे हो कि 6 करोड़ लोगों में हमारी सांसें फूल गई। तो फिर आप पर्यटन नगरी कैसे बता रहे हो उसको? अगर 22 करोड़ में उत्तर प्रदेश की सांसें नहीं फूल रही हैं अयोध्या में, तो आपकी कैसे फूल रही? इसका मतलब कहीं लूप लाइन है। सरकार को पहले इसे दुरुस्त करना चाहिए। क्या हमारे पार्किंग स्थल सारे ठीक हैं? क्या हमने हर जगह अपने बसेरा कैंप बना रखे हैं? क्या हमने यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं कर रखी हैं? हाँ। ये सरकार को गहनता से चिंतन करना चाहिए। क्या पर्यटक जो आ रहे हैं वो आपको फीडबैक क्या देके जा रहे हैं? है इसका कोई डाटा? देखिए, अपनी बात को कहने के कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका यह भी है कि आपकी तरफ लोग आकर्षित हों। यह जरूरी है। 6 करोड़ लोग आए, 150 करोड़ में कितने परसेंट हुआ? 2.5% लोग भी तो आपके प्रदेश में नहीं आए, 3% लोग भी तो आपके प्रदेश में नहीं आए। 150 करोड़ की आबादी है भारत की। तो इसका मतलब हम आकर्षित करने में अभी उतने सक्षम नहीं हैं जितना और राज्य हमसे आगे जा रहे हैं। कश्मीर की भीड़ आपने देखी? कश्मीर में जितने लोग गए, अगर वहां के कश्मीरी लोग इस तरह की उदंडता ना करें तो हमारा पर्यटन तो वो खींच ले गए। और बहुत बड़ा इंपैक्ट उनका हमारे प्रदेश पे हुआ। जब उन्होंने किया तो वो बहुत से लोग यहाँ डाइवर्ट हुए। बिल्कुल। इसका मतलब हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ये डाटा और बढ़ेगा अगर आप जन सुविधाओं की पर ख्याल रखोगे, अगर आपके पास हर एक चीज का ऑथेंटिक होगा, अगर आप अपने पर्यटकों को लूटने से बचा सकोगे, तो निश्चित रूप से आपका डाटा ये 20 करोड़ पे जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर आंकड़े की बात जब हम लोग कर रहे हैं, लक्ष्मी जी आपने इसी बीच एक सवाल उठाया और मैं उस सवाल को लेकर भी यहाँ पर आपसे जवाब चाहूंगी कि आखिरकार वो सवाल क्यों? निश्चय देखिए, हमारा उत्तराखंड एक मॉल नहीं है जो जितनी भीड़ इकट्ठी करें तो वो संभाले। उत्तराखंड है, देखिए सारी चीज़ें सीमित संसाधन है
और उसके बाद सबसे पहले सरकार को जब इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, धड़ाधड़ ऐड जा रहे हैं, रिलीज जा रहा है पर्यटन का, मतलब आप देखिए कितना पैसा जा रहा है। उसके बाद अगर हम पहले सरकार से ये पूछें कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उत्तराखंड की, इस पे कभी कोई बात पे चर्चा हुई? या हमारे सम्मानित पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं तो ये बताएं हमें कि क्या क्या कैपेसिटी क्या है उत्तराखंड की? हाँ। जो जिस हिसाब से बुलाए जा रहे, एक लिमिट होती है हर चीज की। मैं शुरू से यही कहती आई हूं कि एक लिमिट होती है। अगर पर्यटन अच्छा है लेकिन स्थानीय लोग कितने परेशान हो रहे हैं उससे, इस चीज की कौन सुनेगा? उसके बाद अगर आप पर्यटन बुला रहे हैं, भीड़ बढ़ेगी, हमारे पहाड़ों पे व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेंगी, रोज पेड़ कटेंगे, रोज गंदगी बाहर से आके आप लाखों करोड़ों टन कचरा नदियों में जा रहा है। नदियों की हालत देखिए, पहाड़ों की हालत देखिए, जंगली जानवर अब पब्लिक की तरफ रुख करने शहरों में आ रहे हैं। तो ये कौन सोचेगा, समझ ये नहीं आ रहा। अभी सिर्फ होड़ कितनी है कि यहाँ पे इतने आए हैं पर्यटक, यहाँ पे इतने आए हैं, यहाँ पे इतना आए हैं, उनकी गिनती पूरी है, सरकार के पास सारे डाटा है, सारे आंकड़े हैं, लेकिन वो आंकड़ा कौन करेगा जो उत्तराखंड के लिए होना चाहिए, जो उत्तराखंड की बात करे कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी है उत्तराखंड की, आप कितने को झेल सकते हैं ये पहाड़। आप ट्रेनें पहुंचा रहे हो, आप ऑल वेदर रोड दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब ये हम लोग भी सोचते हैं कि सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक दूर में जो पहाड़ में व्यक्ति बैठा है उस तक भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए। लेकिन आपको ये समझ पहले आना चाहिए कि वहां तक पर्यटकों को आप पहुंचा रहे हो, लेकिन उनकी जो है उस पहाड़ की क्षमता कितनी है, सबसे पहले ये आंकड़े जुटाए सरकार, तब जाके। देखिए, जैसे आपने ये वाली बात करी ना, मैं इस सवाल से इसलिए वाकिफ रख पा रही क्योंकि एक समय पहले हमारी डिबेट हुई जिसमें हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े थे, और उस समय भी चारधाम यात्रा पर जब मेन फोकस किया गया, सरकार की कार्यशैली पर जब फोकस किया गया, तब भी इस बात का जिक्र किया गया कि हमारे पहाड़ों में वो क्षमता नहीं है कि हम इतने प्रकृति का रौद्र रूप हम देखते हैं निशी, झेल पाए। हर सीजन में हम देखते हैं आए दिन जो पेड़ कट रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हम पर्यटकों को बुलाएंगे तो उनकी सुविधाओं के लिए विस्तार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो जब वहां पर विकास किया जाएगा तो वहां पर जब छेड़खानी होती है पहाड़ों से तो ये प्रलय के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और आए दिन जो हर वर्ष की भांति मॉनसून सीजन में हम लोग आपदाएं देखते हैं, वो भी उसी का मैनमेड डिजास्टर का एक एग्जाम्पल रहता है। तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि जो स्वच्छता के साथ खिलवाड़ होता है, हमारी प्रकृति उससे गंदी हो रही है, हमारी जो पहाड़ है वो उससे दूषित होते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिंबल देखने को मिलता है। इस बार आपने देखा होगा बर्फ त्राहिमाम हो गया था कि बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, ये भी इसका एक बड़ा मुद्दा है। मेरा निशी आपसे यही पूछना है कि जब इतनी चीजें हमारी प्राकृतिक रूप से क्षमताएं नहीं हैं, हाँ। तो फिर हम ये आंकड़ा क्यों ठोक रहे हैं कि हमने 6 करोड़ दिया और ये उनकी कृपा से लोग आ गए? ये गलत बात है। तो वही तो कहा जा रहा है ना, जब सरकार यह आंकड़ा पेश कर रही है तो इस पर आरोप प्रत्यारोप बनता जरूर है, क्योंकि एक तरफ हम जब पर्यटकों की संख्या और अपनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें पहाड़ों को भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है। हर तौर पर देखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ से एड ऑल ओवर उत्तराखंड के छोड़ के विदेशों में, बाहरों में है, लेकिन उस एड की जगह हम यहाँ पे व्यवस्था पहले ये देखें कि हमारे पहाड़ कितने सुरक्षित हैं और इस भीड़ से कितना नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, वो यही था कि हम एक मिनिमम कैपेसिटी यहाँ पर डिजाइन करें और उसी को ही पहाड़ों में यात्रा के लिए आगे उसको भेजें, जिसके तहत हमारे पहाड़ों पर भी वो जोर नहीं पड़ेगा, वो दबाव नहीं पड़ेगा और वो व्यवस्थाएं भी आमतौर पर चलती रहेंगी। लेकिन सरकार के पास इसको लेकर क्या कुछ प्लान है, वो संजीव जी से जानते हैं। संजीव जी। निशी, देखिए, सुरक्षा रहे, संरक्षा रहे और स्टेइंग कैपेसिटी के ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके फलस्वरूप अभी 5150 होम स्टे अभी हमारे यहाँ जो सरकारी आंकड़ों में पूरी तरह से जिन्होंने अपने दर्ज कराए हैं, और अभी लगातार ये संख्या इसमें इजाफा हो रहा है। लगातार रैन बसेरे, धर्मशालाएं और अन्य जो होटल और गेस्ट हाउसेस जो लगातार यात्रा क्षेत्र में और पर्यटन क्षेत्र में जो लगातार बन रही है, तो हम जो स्टेइंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में मैं सोचता हूँ एक कारगर साबित हुई है। और पर्यटन पूरी तरह व्यवस्थित रहे,
जितने पर्यटक हैं उनको अपनी गाड़ियों की पार्किंग में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, उसके लिए लगातार मल्टी लेवल पार्किंग्स की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और एक गाड़ियों का अत्यधिक लोड ना हो उसके लिए रोपवेज अभी हम देखते हैं पुरकुल से देहरादून मसूरी का जो एक रोपवे वो अंडर प्रोसेस है, और इसी प्रकार के कुछ और रोपवेज हम लोग लगातार बना रहे हैं। पहाड़ों में यात्रा और सुरक्षित और बेहतरी के साथ रहे उसके लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और साथ ही अभी जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे जिसमें दिल्ली देहरादून की जो दूरी है घटकर 2.5 से 3 घंटे रह जाएगी, तो उसके माध्यम से अभी जो आंकड़ा 6 करोड़ है, मैं सोचता हूँ इससे कहीं अधिक ये बढ़ने वाला है। और जब आंकड़ा बढ़ेगा तो यहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आएंगे, रोजगार भी बढ़ेगा, हमारी स्टेट जीडीपी भी बढ़ेगी, और जब लोड बढ़ेगा तो उस लोड को बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जिस देखिए- प्रकार एक मिनट मैं आपकी की बात पे आ रहा हूँ। हाँ, अ, मेरी बात हाँ, आप समझ ल- रहे होंगे लो- क्योंकि अ, मैं आपको जब टिप्पणी दे- कर रही हूँ तो न- समझिए कि निश्चित आखिरकार निश्चित हाँ, देखिए, पर्यटक ज़्यादा आएंगे तो उसके लिए बेयरिंग कैपेसिटी रोड्स की वो उसका भी ज़्यादा होना आवश्यक है। उसके लिए लगातार रिंग रोड्स बन रहे हैं, उसके लिए रिस्पना और बिंदाल के ऊपर ठीक जो है। एलिवेटेड मैं एक रोड्स सवाल बन रहे पूछना हैं चाहूंगी कि तो अभी कितनी कैरिंग उ- कैपेसिटी है उत्तराखंड की? उससे उससे भी लगातार संजीव जी उससे देखिए, हाँ उससे भी दूरगामी सोच आप रखते हैं, वो बेहद अच्छी बात है कि आप उत्तराखंड को किस दूरगामी सोच के साथ एक विकसित उत्तराखंड की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, उसके लिए क्या है? जो आप बता रहे हैं कि रिंग रोड तैयार की जा रही है, बाहर से बाहर यात्रियों को पर्यटक स्थलों की ओर रवाना किया जाएगा, लेकिन अभी जो मार्ग खोल दिया जाएगा तो आखिरकार उसके बाद जो ट्रैफिक प्रेशर आएगा उसको झेलेगा कैसे उत्तराखंड? स्मार्ट निश्चित- सिटी कैसे झेलेगी? निश्चित देखिए, पर्यावरण भी संरक्षित रहे और हमारा जो आवागमन है वो भी एक सुरक्षित रहे और कहीं पर भी जाम की स्थिति न रहे, उसके लिए जो रोड्स हैं वो भी चौड़ी हो रही हैं, चौड़ीकरण का कार्य ठीक है। लगातार बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से जो हमारा बाहर से पर्यटक आता है उसको किसी भी प्रकार का जाम से नहीं झेलना पड़े, उसके लिए बिल्कुल आउटर से ही अभी जो हमारा देहरादून पोंटा एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। और मैं सोचता हूँ जो हमारा दिल्ली देहरादून वाला ठीक है। एक्सप्रेस हाईवे है समझ गए। वो भी आरंभ होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। हाँ। और उस वहां जितना ही ट्रैफिक आएगा उसको जिसे मसूरी जाना है या अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में जाना है वो बाहर का बाहर निकल पाएगा, उसको शहर में आने की आवश्यकता नहीं होगी, ताकि जो हमारा लोकलाइट्स है उसको भी किसी प्रकार के जाम से है। रूबरू ना होना ये पड़े। आपने जो ट्रैफिक रूट डाइवर्जन प्लान बताया, इसी पर जवाब लेती हूँ। आशीष जी जवाब दीजिएगा। देखिए बात इनकी समझ में शायद अभी ना आए, लेकिन मैं दर्शकों को जरूर आएगी कि यात्रियों का मतलब ये नहीं कि वो इस टूरिस्ट का मतलब पूरा एक उद्योग है। उत्तराखंड की जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो उद्योग पर टिकी है। आपने होटल्स बनाए यात्रियों के लिए, लेकिन 6 महीने का कारोबार ऐसा होता है कि जिस वक्त काम नहीं होता, तो उस वक्त उनकी जो सर्वाइवल है वो कैसे होगा? यदि 2 महीने आपदा आ गई तो और अधिक कठिन परिस्थिति है। दूसरा, यात्रियों के लिए अच्छा लंबे समय यहाँ रुक कर जाए, 2 दिन के बजाय 4 दिन रुक कर जाए, तो उनके लिए जो होटल्स की हॉस्पिटैलिटी है और जो उनका खाने और पीने के लिए व्यवस्था करने के लिए जो प्रशिक्षण देने की जरूरत है, सरकार ने ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्य अभी शुरू भी नहीं किया है। अच्छा, और तीसरी जो आपने बात बताई कि आप दिल्ली से देहरादून आ जाएंगे 3 घंटे में, लेकिन देहरादून से आपको राजपुर जाने में लगेंगे 3 घंटे। आपने कहा कि हमने बाईपास बना सब दिया कुछ व्यवस्थित तो होगा बाईपास अगर बनाने का कांग्रेस मतलब है कि पार्टी पूरे के ये देहरादून के लोग अंदर का जो पर्यटन है, उत्तराखंड की जो- उत्तराखंड को नहीं, डिफेम एक करने मिनट का सुन काम लीजिए, ना करें पहले तो। सुन लीजिए। मुझे मालूम है कि आपकी सुनने की क्षमताएं कम है। देहरादून में अगर किसी को टपकेश्वर महादेव जाना है, बौद्धा टेम्पल जाना है,
या उसके एलबीटीए उसके पार्क लिए में जाना पर्याप्त है या और व्यवस्थाएं भी हैं, बहुत सारी जगह जू में पर्याप्त जाना है, व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए इसका आप मतलब आप चिंता तो ना यात्रियों करें। को बाहर से बाहर भेज देंगे। बाईपास बनाना कोई समाधान नहीं है। ये उत्तराखंड की बाईपास सर्जरी मत कीजिए आप। ये पता नहीं किसके दिमाग की उपज है कि बड़े बड़े हाईवे बना दो, हजारों पेड़ काट दो। अभी आपने गंगोत्री मार्ग पर चौड़ीकरण के लिए जो निश्चय 6000 जी, पेड़ काटे ना, अपने उनका हिसाब कार्यकाल नहीं मिल में पा कुछ रहा है कर अभी नहीं तक। पाए ना, आप पर्यटन में इसीलिए आग लगाकर पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, पर्यावरण को बर्बाद करके पर्यटन में आग लगा रहे हैं। ये दोनों चीज खत्म करते जाएंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड में गर्मियों में इतनी गर्मी होगी कि यात्री आएगा ही नहीं। आप मुझे बताइए, मसूरी के अंदर आपने आप 500 रुपए पर्यटकों को प्रति क्या वाहन का बोलना चाहते प्रतिदिन का हैं कि टैक्स आप लगा दिया है। उत्तराखंड का ये रुख, कौन देगा आपको इतनी आप पार्किंग? पर्यटकों को क्या बोलना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का रुख ना मैं करें? पर्यटकों को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको उत्तराखंड बोल ना रहा आए। हूं। अगर दिमाग हो तो सुन लीजिएगा जरूर। मैंने कहा कि नैनीताल के अंदर यात्रियों की गाड़ियों की पार्किंग की इतनी बड़ी कीमत क्यों वसूली जा रही है? या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराइए। सरकार नैनीताल आने पार्किंग के की लिए पूरी आपको व्यवस्था हल्द्वानी कर से रही पब्लिक है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बसों के रूप में दे सकते हैं। क्या आपने देने का काम किया? ठीक है। जवाब है कि नहीं दिया है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर पहुंचने के लिए जो इलेक्ट्रिक बसें आनी थी वो कहाँ है? ठीक है, लेकिन और उनका देखिए रेगुलेशन आशीष कौन जी, कर रहा है? कौन उनका रोटेशन बनाएगा? आशीष जी, क्या आपने जो क्या सवाल काम उठाया वो करेगी? ये काम है बिल्कुल जो वाजिब करने है। हैं। ठीक है, आप ये बाईपास सर्जरी मत कीजिए उत्तराखंड के पर्यटन की। ठीक है संजीव जी, देखिए जो सवाल उठाया गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जिस आंकड़ों की बात करते हैं उन आंकड़ों में ये भी देखने की बात है, जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, जो मार्ग 3 घंटे में पूरा हो जाएगा वहां पर 5 से 6 घंटे लग जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक समस्या को लेकर, और उसके चलते अव्यवस्था ही फैल रही है, जिसको सरकार को समझने की जरूरत है। अगर आप सड़कों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, आप विस्तार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत लंबा समय जाने वाला है, और इन आंकड़ों पर फोकस करके पर्यटकों को बुलाकर ये एक उपलब्धि नहीं है, उसके फीडबैक पर काम करके क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर वो एक उपलब्धि के रूप में निकलकर सामने आएगा। उमा जी, निशी जी, हम लोगों ने पर्यटकों की संख्या के बारे में बात की। क्या हमने इस बारे में बात की कि कितने पर्यटक उत्तराखंड में जब आते हैं तो कितनों की मृत्यु हो जाती है हमारी अव्यवस्थाओं की वजह से? अभी कल परसों एक पर्यटक खाई में गिर गया और उनकी डेथ हो गई। कितनी गाड़ियां नीचे जाती हैं। हम तो अब तक पूरे उत्तराखंड में फेंसिंग तक नहीं कर पाए हैं सड़कों की, बाकी चीजें तो आप जाने ही दीजिए। जबकि पहाड़ों पर गाड़ी चलाना एक प्लेन वाले व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब आप देखिए, ऋषिकेश में हाई कोर्ट ने साहसिक जो पर्यटन था, रिवर राफ्टिंग वगैरह, उसको मना कर दिया, क्योंकि हर साल दो तीन कैजुअलिटी वहां पर होना निश्चित हो गया था। सरकार पर्यटन को बढ़ावा जरूर दे रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा भी तो ध्यान में दिया जाए। साहसिक पर्यटन के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको हम कितना उनको फुलफिल कर रहे हैं वहाँ के लोग, उनको भी तो आपका ध्यान देना सरकार का काम है। और निशी जी, मैं अभी सब जब चर्चाएं सुन रही थी तो मुझे पिछले साल का केम्प्टी फॉल का मुझे सीन याद आया कि केम्प्टी फॉल में गर्मियों में टैंकरों से पानी डालना पड़ा, क्योंकि पानी आना बंद हो चुका है। केम्प्टी फॉल में गर्मियों में पानी नहीं आता। जब वहाँ पे पर्यटकों ने शोर मचाया कि तो केम्प्टी फॉल किस बात का, यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो जल्दी से व्यवस्था की गई और टैंकरों से केम्प्टी फॉल में पानी डाल के उसको थोड़ा सा फॉल जैसा रूप दिखाया गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि पर्यावरण को लेकर हम लोग अगर बिल्कुल भी, और दूसरा देखिए, हमारे यहाँ देहरादून में, मसूरी में सर्दियों में कम से कम 5 से 6 बार बर्फ पड़ती थी। इस बार का आप बता दीजिए सिर्फ 1 बार बर्फ पड़ी है। जो हमारा मेन चीज है कि सर्दियों में आप यहाँ पर आइए, आपको मसूरी में बर्फ मिलेगी। अगर इस तरह का अनियंत्रित विकास अगर हम करते रहें और अपने आप की पीठ थपथपाते रहें तो धीरे धीरे यहाँ बर्फ पड़ना बंद हो जाएगा। अभी तो एक पे आई बर्फ, अगले साल वो एक बार भी नहीं पड़ेगी। और आपदा, अभी आप देख लीजिए, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, सितंबर तक, हम जो 5 महीने का जो आपदा का जो हमारा जो कार्य, वो जो पीरियड है, वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपदा की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। पहले जो बारिश होती थी और अब जो बारिश में नुकसान होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो अनियंत्रित विकास है पर्यटन के नाम पर, विकास के नाम पर, इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। अदरवाइज हम उत्तराखंड में पर्यटकों को न बर्फ दिखाने के लिए बुला पाएंगे और न यहाँ पर दूसरी सुविधाओं की, तो चलो बात ही छोड़ दीजिए। जो चीज के लिए पर्यटन यहाँ पर हो रहा है, जिस चीज के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वही नहीं होगा, हमारी मसूरी अगर बिना बर्फ के रह जाएगी लोगों का, फिर यहाँ पर हम किस चीज के विकास की बात कर रहे हैं? और आप साहसिक पर्यटन के लिए तो आपको बड़े कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। ये कोई मतलब, मैं माननीय हाईकोर्ट की अवमानना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं तो इस बात को देखा कि इतनी कैजुअलिटी हर साल हो रही है, इतने लोग यहाँ
पर्यटक जो है वो मर रहे हैं, क्या साहसिक पर्यटन के उसमें कोई उनकी सेफ्टी नहीं है, किसी की बेल्ट नहीं लग रही है, किसी को जो नदी में जाते हुए जो हम लोग लाइफ बोट पहनते हैं, लाइफ जैकेट जो पहनते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने का काम किसका है? ये अधिकारियों का काम है, सरकार का काम है। तो ये सब पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ पर आए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, राकेश जी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। फाइनल कमेंट्स मेरा यही है कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना पड़ेगा। जैसे हमारी बहन सिसोदिया जी ने बताया कि कैंपटी फॉल में पानी नहीं था तो टैंकर से चलाया गया, हो सकता है। तो ऐसे ही जब पर्यटन ज़्यादा आएंगे और हमारे यहाँ मसूरी बर्फ़ के बिना रह जाएगी तो फ्रिज से निकाल के दिखाया जाएगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा? है नहीं है? और जैसे कि औली में भी आर्टिफिशियल स्नो से वहां पर पर्यटकों को लुभाने की और कोशिश की। अभी तो सरकार का पूरा एजेंडा सेट है कि हमने 6 करोड़ बुलाया है और 6 करोड़ के लिए बाईपास रोड भी बना दी है। आप देखिए, अभी हमारे संजीव साहब ने बताया कि आप पोंटा से आइए और बाहर ही बाहर निकल जाइए। देहरादून को इन्होंने सुरक्षित किया है कुछ हद तक, ये रिस्पना वाला भी बना रहे हैं, उससे भी कुछ लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन मसूरी कैसे पहुंचेंगे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मसूरी जाने के लिए अगर आपको घर से निकलना है तो आप घर से अगर 8 बजे भी निकलोगे किसी सैटरडे संडे या किसी दिन जिस दिन बर्फ पड़ जाए तो उस दिन तो आप मसूरी नहीं पहुंचोगे। ये हालत तो है एकल मार्ग होने के नाते। बिल्कुल। तो इन पे भी काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि हमारा चूंकि ये उत्तर प्रदेश देवभूमि है, तो देवभूमि में हम सोचते थे कि यहाँ विकास होगा योग ध्यान केंद्रों का, यहाँ विकास होगा धार्मिक अनुष्ठानों का, यहाँ विकास होगा धार्मिक पर्यटन का, और हम लोग मसूरी और शिमला की चिंता में ही डूबे रहे। तो ये भी एक चिंता का कारण है। डाटा हम दे रहे हैं हरिद्वार का कि 6 करोड़ पर्यटक आए, और चर्चा कर रहे हैं मसूरी और नैनीताल की। हरिद्वार आइए ना, हरिद्वार में सस्ता भोजन कब मिलेगा, सस्ती पार्किंग कब मिलेगी, सस्ते रैन बसेरे कब होंगे जो एक आम आदमी आकर उसे अफोर्ड कर ले? सरकार इस पर ध्यान कब देगी? कोई भी 6 करोड़ लोग अगर आए हैं आपके यहाँ हरिद्वार में तो एक आम आदमी ने 5,000 रुपए तो खर्च किए ही होंगे। पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो तो गाड़ियों की संख्या वैसे कम हो जाएगी, है ना। अब आप हरिद्वार में देखिए, इतने तेजी से विक्रम विकास हो रहा है। विक्रम आप समझते होंगे, इतने तेजी से विकसित है वहां पे कि कोई आम गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो जो सबसे ज्यादा मतलब अगर लोकल ट्रेन की जरूरत है, जिसे मेट्रो वगैरह कहते हैं, तो उसकी जरूरत तो हरिद्वार में है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगे लक्ष्मी जी आपसे। फाइनल कमेंट। निशी, मैं कहना चाहूंगी कि भीड़ का रिकॉर्ड बनाना हमारी उपलब्धि नहीं है। हमारी उपलब्धि है कि भीड़ कैसे संभाली जाए। जिस दिन इस बात पे काम होगा उस दिन निश्चित तौर पे हमारा उत्तराखंड तरक्की करेगा। और इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ने संजीव जी, भीड़ पर final नियंत्रण नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल, अब सुविधाएं बिल्कुल हैं। जैसे कि अभी सारे पैनलिस्ट से बात हुई है कि मसूरी में जाएं, आप हरिद्वार में जाएं, हरिद्वार में भी वही हाल है। तो दिक्कतें तो हैं। तो भीड़ को ना गिना जाए, ये गिना जाए कि हमारी उपलब्धि तब हो कि जब वो व्यवस्थित तौर से चल रही है। निशी जी देखिए, छोटा सा कमेंट। हाँ निशी जी देखिए, जो जितने भी पर्यटक आ रहे हैं वो यहाँ से एक बहुत शानदार फीडबैक लेके जाएं और हमारी सरकार को भी सराहते हुए जाएं, हमारे शासन प्रशासन को भी सराहते हुए जाएं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, माफी चाहूंगी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को एक बार समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चर्चा जरूरी इसलिए रही क्योंकि उत्तराखंड में जो पर्यटकों की साल दर साल संख्या बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उनको वो सुविधाएं, वो व्यवस्था देने के लिए सरकार कितनी ज्यादा कारगर साबित हो रही है, इस ओर सरकार के क्या कुछ प्लान्स हैं, इस पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। और आगे इन संख्या को किस तरीके से रेगुलाइज किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी और इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।